मैं धर्मेंद्र चौहान, प्रवक्ता विद्युत, जीपीसी जैसलमेर से। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो है EE 304 इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग। उसका जो चैप्टर है 3 फेज इंडक्शन मोटर डिज़ाइन। इसके चैप्टर के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आउटपुट इक्वेशन ऑफ AC मशीन्स। जो आउटपुट इक्वेशन ऑफ AC मशीन आई थी वो थी आपकी KVA इनपुट Q बराबर C नॉट D2L इंटू NS। जो C नॉट है वो आउटपुट कोफिशिएंट है, D है डायमीटर ऑफ इनर डायमीटर ऑफ स्टेटर, L है आपके स्टेटर कोर की लेंथ और NS है आपका सिंक्रोनस स्पीड। तो आउटपुट कोफिशिएंट हो जाएगा C नॉट बराबर 1.11 kW B एवरेज स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग पाई स्क्वायर इंटू एम्पियर कंडक्टर या स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से हम D2L जो कि हमें मशीन डिजाइनिंग में D और L को ज्ञात करना होता है, ये इनको निकालना होता है। तो D2L की वैल्यू हो जाएगी Q बराबर C नॉट NS। कभी कभी क्या होता है, हमें मशीन में आउटपुट दिया जाता है किलोवाट के अंदर, तो उससे हम KVA इनपुट कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है किलोवाट आउटपुट इन किलोवाट डिवाइडेड बाय नीटा इंटू कॉस फाई। जहाँ नीटा है उस मशीन की इफ़िशियंसी और कॉस फाई है उस मशीन का पावर फैक्टर। कभी कभी इंडक्शन मशीन को रिप्रेजेंट किया जाता है हॉर्स पावर के अंदर भी। तब KVA इनपुट क्या हो जाएगा, Q बराबर हॉर्स पावर, जो भी उसकी हॉर्स पावर में रेटिंग होगी, इंटू 7.746, जो भी हॉर्स पावर को किलोवाट में चेंज करने के लिए हम जिस कोफिशिएंट से गुणा करते हैं, डिवाइडेड बाय नीटा कॉस फाई। जैसे मैंने बताया, नीटा इज़ द इफिशियंसी, कॉस फाई पावर फैक्टर। जो मशीन का जो आपका आउटपुट पावर दे रखा है वो हॉर्स पावर के अंदर, ठीक है। तो D2L की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हमें C नॉट की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। तो C नॉट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो वैल्यू ऑफ C नॉट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ एम्पियर कंडक्टर यानी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग और B एवरेज यानी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, ठीक है। तो ये जैसे दोनों C नॉट की दोनों इक्वेशन में आपके देखो AC और B एवरेज दोनों शामिल है। तो C नॉट की वैल्यू डिपेंड करती है आपके AC और B एवरेज पे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो आपका B एवरेज है या जो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी है वो किस किस पे डिपेंड करती है, वो किस किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, और या किसके कारण प्रभावित होती है एवरेज फ्लक्स डेंसिटी। तो सबसे पहला जो इसका प्रभाव है वो है शक्ति गुणक या शक्ति गुणांक, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो पावर फैक्टर डिपेंड करता है आपके मैग्नेटाइजिंग करंट पे, यानी एक्साइटमेंट करंट या मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। तो पावर फैक्टर कैसे, हाँ, तो द वैल्यू ऑफ B एवरेज इन एयर गैप शुड बी स्मॉल। तो आपकी जो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी है वो एयर गैप के अंदर स्मॉल होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। अगर कम नहीं होगी तो उससे क्या होगा, अगर B एवरेज की वैल्यू कम नहीं होगी तो आपकी जो मशीन है वो लार्ज अमाउंट में मैग्नेटाइजिंग करंट यानी उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए जो करंट होगी, जैसे आप ट्रांसफार्मर में पढ़ते हो, चुंबक या इंडक्शन मशीन में चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको बनाने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट आएगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और जब मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ज़्यादा होती है तो वो आपको पुअर पावर फैक्टर यानी जीरो के मतलब यूनिटी पावर फैक्टर यानी 1 इंडक्टिव लोड की तरह, तो गिविंग अ पुअर पावर फैक्टर, वो आपको कमज़ोर पावर फैक्टर देती है। तो इन इंडक्शन द फ्लक्स डेंसिटीज ए गैप शुड बी सच दैट देयर इज़ नो सैचुरेशन। और किसी भी इंडक्शन मोटर में फ्लक्स डेंसिटी ए गैप में इस तरह से होनी चाहिए कि उसके किसी भी आयरन पार्ट में सैचुरेशन
नहीं होना चाहिए और उससे मैग्नेटिक सर्किट में सैचुरेशन नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि अधिक जब फ्लक्स घनत्व होगा तो अधिक चुंबकीय धारा उत्पन्न होगी, और अधिक चुंबकीय धारा उत्पन्न होने से आपका कमजोर शक्ति गुणांक होता है। ठीक है। अब जो दूसरा जो है, इसको मैं हिंदी में पावर फैक्टर, आप थोड़ा हिंदी में भी लिखते रहिएगा। फिर है आपका लोह हानियाँ, ठीक है, जिस पे बी एवरेज डिपेंड करता है। तो लोह हानियाँ किसके समानुपाती होती है? लोह हानियाँ आपके समानुपाती होती है फ्लक्स के वर्ग के घनत्व के। यानी जब फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी तो लोह हानि भी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इंक्रीज वैल्यू ऑफ गैप डेंसिटी रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड आयरन लॉस एंड डिक्रीज्ड इफिशिएंसी। तो जब आपके बी एवरेज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपके आयरन लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। जब आपके बी एवरेज की वैल्यू ज़्यादा होगी, ऊपर वाला पॉइंट, तब मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, पावर फैक्टर की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट आता है ओवरलोड कैपेसिटी। ओवरलोड कैपेसिटी, तो ओवरलोड कैपेसिटी, तो हाई वैल्यू ऑफ बी एवरेज मीन्स फ्लक्स पर पोल इज लार्ज। तो जब फ्लक्स पर पोल लार्ज है तो आपको सेम वोल्टेज पैदा करने के लिए वाइंडिंग में कम टर्न्स की आवश्यकता होती है। ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न इज़ लेस, अगर आपके नंबर ऑफ टर्न लेस होते हैं तो आपका जो लीकेज रिएक्टेंस है वो भी कम हो जाएगा। तो लीकेज रिएक्टेंस कम होने से जो आपका एक इंडक्शन मोटर में सर्कल डायग्राम बनता है, तो लीकेज रिएक्टेंस कम होने से उस सर्कल डायग्राम का डायामीटर बढ़ जाता है। ठीक है। तो जब सर्कल का डायामीटर बढ़ जाता है तो जो आपकी मशीन है वो मैक्सिमम आउटपुट दे सकती है, यानी आपकी मशीन मैक्सिमम आउटपुट देने में केपेबल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी मशीन है वो हायर ओवरलोड कैपेसिटी यानी लार्ज ओवरलोड कैपेसिटी प्रदान कर सकती है। ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, बी एवरेज की वैल्यू जब बढ़ती है तो आपका जो लीकेज रिएक्टेंस है वो घटता है और आपकी ओवरलोड कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है। तो ओवरलोड कैपेसिटी कब बढ़ेगी, जब आपका बी एवरेज बढ़ेगा। ठीक है। ऊपर जो दोनों पॉइंट है उसमें अगर आपका फ्लक्स डेंसिटी बढ़ रहा था तो आयरन लॉस भी बढ़ रहे थे, पावर फैक्टर कमज़ोर हो रहा था, तो दोनों हानियाँ थी। इसके अंदर आपको फ़ायदा हो रहा है। तो जनरली हम 50 हर्ट्ज मशीनों के लिए नॉर्मल जो वैल्यू होती है बी एवरेज की वो होती है 0.3 से 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और जो अधिक क्षमता की जो मशीनें होती है उसमें हम यूज़ करते हैं 0.65 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो मतलब बी एवरेज को इंडक्शन मोटर में बी एवरेज को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए? सबसे पहला शक्ति गुणांक, आयरन लॉस, लोह हानियाँ और ओवरलोड कैपेसिटी। फिर अपन चलते हैं एसी की तरफ कि चॉइस ऑफ एम्पियर कंडक्टर्स पर मीटर। जो आपका एम्पियर कंडक्टर है एसी, जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग है उसको कौन प्रभावित करता है? ठीक है, उसको कौन प्रभावित करता है? तो जो सबसे पहला इसका जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है आपका कॉपर लॉस एंड टेम्परेचर राइज, ताम्र हानियाँ और तापमान वृद्धि। ठीक है, ताम्र हानियाँ और तापमान वृद्धि। अब आप बताओ कि जब भी अपने एम्पियर कंडक्टर एसी की वैल्यू लार्ज होगी तो अपने क्या होंगे, मतलब ग्रेटर अमाउंट का कॉपर अपन को चाहिएगा। कॉपर क्यों चाहिएगा? जब आपके पर एम्पियर कंडक्टर ज़्यादा है, यानी कंडक्टर ज़्यादा हैं, तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? कॉपर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। दिस रिजल्ट इन हायर कॉपर लॉस। ठीक है, तो यह जब एसी की वैल्यू ज़्यादा होगी
तो हमारे जो मशीन में जो कॉपर है जो प्रयुक्त हो रहा है वो ज़्यादा होगी और अपने मशीन में कॉपर लॉसेस बढ़ जाएंगे, यानी जिसके अपने मशीन के कॉपर लॉस हैं वो बढ़ जाएंगे। जब कॉपर लॉस बढ़ेगा तो टेम्परेचर राइज भी बढ़ेगा। दिखती सी बात है, जब कॉपर लॉस कोई भी लॉस बढ़ता है तो उससे टेम्परेचर राइज भी बढ़ता है। टेम्परेचर राइज बढ़ने से हमारा जो इंसुलेशन है उससे खतरा होता है डैमेज होने का टेम्परेचर राइज से। ठीक है, तो ज़्यादा एसी का यूज़ यानी एम्पियर कंडक्टर, यानी जब आपकी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग ज़्यादा होगी तो आपको कॉपर लॉस और टेम्परेचर राइज ज़्यादा होगा। और जहाँ पर अगर आप एसी ज़्यादा यूज़ करना ही चाहते हो, मतलब आपका एम्पियर कंडक्टर ज़्यादा यूज़ करना ही है, तब आपकी उस मशीन के अंदर टेम्परेचर राइज ज़्यादा होने या तापमान जो वृद्धि है उसको सहन करने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब अपना जो दूसरा पॉइंट है इसको प्रभावित करने वाला है वो वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज में क्या होती है, अ स्मॉल वैल्यू ऑफ एसी शुड बी टेकन फॉर हाई वोल्टेज मशीन। आप जब कभी किसी मशीन को हाई वोल्टेज की मशीन यानी जो ज़्यादा वोल्टेज पे काम करने वाली है तो उसका जो वैल्यू है वो एसी की स्मॉल रखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर आपको हाई वोल्टेज के लिए ज़्यादा इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ज़्यादा इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको वहाँ पे डी ज़्यादा चाहिएगा, डायमीटर ज़्यादा चाहिए इंसुलेशन लगाने के लिए। तो वहाँ पर हाई लो लेवल या अपन स्मॉल वैल्यू ऑफ एसी यानी एम्पियर कंडक्टर यूज़ में लेते हैं। तो यानी अगर वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी है तो आपको एसी की वैल्यू वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज करनी है तो आपको एसी की जो एम्पियर कंडक्टर है जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग है उसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपका ओवरलोड कैपेसिटी, अतिभार क्षमता। तो ओवरलोड कैपेसिटी क्या होती है, अगर आपको अ लार्ज वैल्यू ऑफ एम्पियर कंडक्टर वुड रिजल्ट इन लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। अगर आपको एसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज चाहिए तो जो आपकी क्या कहते हैं, आपको टर्न्स ज़्यादा चाहिएंगे उसके अंदर। मैंने आपको जैसे भी बताया कि जब टर्न्स ज़्यादा होते हैं तो लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा होता है, टर्न्स कम होते हैं तो लीकेज रिएक्टेंस कम होता है। तो टर्न्स ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, लीकेज रिएक्टेंस बढ़ेगा। लीकेज रिएक्टेंस बढ़ेगा तो डायमीटर ऑफ सर्कल छोटा हो जाएगा। जब डायमीटर ऑफ सर्कल जो आपका सर्कल डायग्राम है इंडक्शन मोटर का वो छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा तो जो आपकी ओवरलोड कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो अगर आप ज़्यादा वैल्यू एसी की लेते हो या एम्पियर कंडक्टर्स की ज़्यादा वैल्यू लेते हो तो आपकी ओवरलोड कैपेसिटी कम हो जाती है, आपकी ओवरलोड कैपेसिटी कम हो जाती है। जो नेक्स्ट हम इसके दूसरे वीडियोज़ में पढ़ेंगे मेन डायमेंशंस को कैसे अलग करना है, यानी जो आपके डी स्क्वायर और एल है उन दोनों को सेपरेट आउट कैसे करना है। किसी भी मशीन की डिज़ाइन के लिए डी जो इनर डायमीटर ऑफ द स्टेटर है और जो लेंथ ऑफ द स्टेटर है उसको सेपरेट आउट कैसे करना है। थैंक यू।